बेटा दिल्ली में तो गर्मी है, बीच बीच में आंधी तूफान आता रहता है हर तीसरे चौथे दिन। आप लोग बताइए आपके शहर में किस तरीके का कैसा माहौल है। लॉकडाउन 4 अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मुंबई में गर्मी ज्यादा है। चलिए आप सब साथी आ चुके हैं तो आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो आप सभी याद रखिएगा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे आप लोग हिंदी में नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं, के बारे में हमें बताया था कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में आज जिनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा वो है मोरल शब्द। कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मोरल शब्द जो है, मोरल टर्म है, ये कहाँ से आई है और ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो आप याद रखेंगे कि जो मोरल है वो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और क्वेश्चन आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मोरल टर्म इट्स डिराइव्ड फ्रॉम, कि वो शब्द कौन सा है और कौन सी भाषा का है जहां से मोरल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आप बताएंगे कि लैटिन वर्ड है मोरास, जहां से आप लोगों का मोरल शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोरल शब्द आपका निकला है और जिसका अर्थ होता है तौर तरीका। और साथियों एक और चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान रख लेनी होगी कि जब कभी भी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे वो अमेरिका के रहने वाले थे। और अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। कोहलबर्ग हम लोग सिर्फ याद रखते हैं, कंप्लीट नेम आपको पता जरूर होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उसे हम लोग किसके लिए पहचानते हैं, तो याद रखेंगे उन्हें हम मॉरल डेवलपमेंट के लिए पहचानते हैं, नैतिक सिद्धांत की उन्होंने बात की है। अब साथियों ये एक प्रोफेसर कहां पर हुआ करते थे, हालांकि आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, अपना नॉलेज गेन करने के लिए इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, की जो आप लोगों का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, वहां वो प्रोफेसर हुआ करते थे। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आप लोगों की कहाँ पे है, अमेरिका में है। जैसे आप लोगों को पता है दिल्ली के अंदर आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। लेकिन साथियों बात ये निकल करके आती है कि उन्होंने मोरलिटी के ऊपर काम क्यों शुरू किया और किस तरीके से उन्होंने काम को शुरू किया, वो सब कुछ हम लोगों को जान लेना होगा। आप लोग लेट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास अभी शुरू हुई है, 5 मिनट हुए क्लास को शुरू हुए, यहीं से आप अपनी क्लास की शुरुआत करें। अंकिता बेटा एक एक बात तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप बता दीजिए इससे ज्यादा हिंदी कैसे प्रयोग करेंगे। अच्छा स्क्रीन पे भी एक एक चीज हिंदी में, तो ठीक है स्क्रीन पे भी लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बड़े ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीन पियाजे। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, जो मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने एक बात ये बताई कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, जो थिंकिंग है वो बच्चों की किस तरीके की होती है, अलग अलग होती है, पहली बात।
स्टेजेस पर। टोटल कितनी स्टेज बताई? 4, और चारों स्टेजेस पर जो थिंकिंग होगी वो अलग होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी। किसकी वजह से चारों स्टेजेस पर जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है? बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी। बच्चा फर्स्ट स्टेज पर सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज की तरह नहीं सोच सकता है। अगली बात उन्होंने बताई थी, सेम एज का जो बच्चा होता है उनकी जो थिंकिंग होती है बेटा वो भी कैसी होती है? सेम होती है। याद रखिएगा, सेम एज कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनकी थिंकिंग भी कैसी होगी? सेम होगी। थोड़ा बहुत आप लोगों को सिर्फ अंतर मिलेगा। अब जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद में मोरल डेवलपमेंट पर भी काम किया, लेकिन जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट आपको पढ़ना नहीं होता। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमने तो नहीं सुना है, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं है, ना हमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। जीन पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो DSSS और UGC नेट के जो आपके एग्जाम होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाले, उनमें पढ़ाया जाता है। क्लियर? अब जब जीन पियाजे ने बेटा मोरल डेवलपमेंट पर काम किया तो उसके बाद में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। अब ये कोहलबर्ग जो है बड़े गजब के व्यक्ति हुए। ये जब अपनी डॉक्टरल डिग्री कर रहे थे उस वक्त इन्होंने भाई एक किताब पढ़ ली, एक बुक इन्होंने पढ़ ली। वो बुक किसकी थी? जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट की। इनका भी इंटरेस्ट हुआ। जैसे आज आप लोग मान लो कि कोई किताब पढ़ते हो किसी साइकोलॉजिस्ट की और आप लोगों का भी मन हो जाए कि इस टॉपिक पर तो मुझे भी अब काम करना है, वैसी ही एक बात उनके मन में भी आई कोहलबर्ग के कि मैं भी अब नैतिकता को लेकर के काम करूंगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बेटा मोरलिटी को लेकर के अपना काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी नैतिकता को लेकर अपना काम करना शुरू कर दिया। एक बात आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो हमारी थिंकिंग होती है वो हर एज में अलग होती है, जैसा कि जीन पियाजे ने बताया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो कोहलबर्ग साहब हैं अमेरिका वाले, उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी, उन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी वो किस पर की थी? कितने बच्चे उसके अंदर थे, कितने बच्चे नहीं थे? तो सबसे पहली बात उन्होंने अपनी स्टडी कहां पर की? अमेरिका में। अमेरिका में उन्होंने अपनी स्टडी किस पर की? चिल्ड्रंस पर। टोटल चिल्ड्रन कितने थे? याद रखिएगा 72 बॉयज। गर्ल्स ही थी, गर्ल्स नहीं थी। इसी वजह से उनका विरोध भी किया गया, उनकी आलोचना हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि आपने तो सिर्फ लड़कों को अपनी स्टडी के अंदर शामिल किया, लड़कियों की जो थिंकिंग होती है उसका तो कोई आप लोगों ने किसी भी प्रकार का अध्ययन किया ही नहीं ना। अगली बात बेटा, ये जो 72 बच्चे लिए गए थे, इन सभी की एज अगर कभी आप लोगों से पूछ ली जाए तो इनकी एज थी अप टू 16 ईयर, 16 वर्ष तक के थे। सभी के सभी। अब एक बात तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब मोरलिटी को लेकर के काम किया जा रहा है तो अध्ययन भी किस तरीके से किया जाएगा? बच्चों के मोरल एस्पेक्ट को जानने के लिए। तो जो कोहलबर्ग है वो बच्चों को कहानियां सुनाता। आप लोगों ने ना, हमारी दादी दादा हम लोगों को कहानी सुनाया करते हैं ना। आप लोगों को कभी कहानियां सुनाई है आपके घर वालों ने? जब आप छोटे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा दादा दादी आदि लोगों ने आप लोगों को कहानियां सुनाई होंगी। आजकल आप लोग भी सुनाते होंगे छोटे बच्चों को कहानियां। तो ठीक है, एक एक कहानी याद करके आना। जब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक एक कहानी मुझे भी सुनाना। तो साथियों, जो कोहलबर्ग है उन्होंने बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। अब जो ये स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी थी? मोरल स्टोरी थी।
यानी कि कोहलबर्ग बच्चों को कौन सी कहानियां सुनाता? नैतिक कहानियां सुनाता। और कहानी सुनाने के बाद में वो बच्चों से क्या करता? क्वेश्चन करता। अब आप लोग मुझे एक चीज ये बताओ कि जब कोई भी क्वेश्चन हमसे किया जाता है तो उसका आंसर देने के लिए हम लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? पक्का ही सोचते हैं। स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनाने के बाद क्वेश्चन किया। अब बच्चों ने उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सोचा होगा और सोचने के बाद में बच्चों ने अपना क्या दिया होगा? आंसर दिया होगा। पूरी प्रोसेस तो यही रही होगी। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? तो आप बताएंगे कि उनकी थ्योरी का जो बेस है वो है चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स, कि जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, सभी नोट कीजिएगा। प्रॉपर पूरी की पूरी एक सीक्वेंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखिए बेटा, जो कोहलबर्ग है उन्होंने बच्चों को एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनाई और आप में से ज्यादातर वो कहानी सुन चुके होंगे क्योंकि आप लोगों के टीचिंग एग्जाम्स में जब आप कोहलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो वहां स्टोरी आप लोगों को जरूर पढ़ाई जाती है। कोहलबर्ग ने अपनी जो स्टोरी सुनाई उस स्टोरी के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेंज, HEINZ, हेंज। और जो हेंज की बेटा एक पत्नी है वो पत्नी हो जाती है बीमार और हेंज की पत्नी को बीमारी कौन सी हुई? कैंसर की। कैंसर उसको हो गया है। अब जब कैंसर उनकी पत्नी को हो गया तो उसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर के पास जाना सही समझा। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन बताई, एक ड्रग बताया, ठीक है। तो जो मेडिसिन बताई वो उस पूरे शहर में सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी। अब जो हेंज है वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और मेडिकल स्टोर वाले से कहता है कि भाई मेरी पत्नी बीमार है, उसको कैंसर हो चुका है, तो आप मुझे ये दवाई दे दीजिए। और आप सभी साथी देखिएगा कि अब जो मेडिकल स्टोर वाला है वो बड़ा लालची किस्म का इंसान है। उसने कहा कि आप जो दवाई लेने आए हो वो इस पूरे शहर में सिर्फ मेरे पास है, तो मैं तो इसकी मुंह मांगी कीमत लूंगा। आप खुद एक चीज बताओ, कोई चीज ऐसी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, तो उसके रेट कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। आज कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है। जो कंट्री, जो व्यक्ति सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन बना देगा जिससे हम लोग 100% कोरोना से बच सकते हैं, क्या वो उसकी मुंह मांगी कीमत तय कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। डिमांड ज्यादा है। और सब उसको खरीदेंगे, सब उसको लेंगे। तो बेटा इसी तरीके की कोई बात हुई कि मेडिकल स्टोर वाले ने कहा दवाई मैं नहीं दूंगा। तो बातचीत जो है वो बनी कि भाई जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना उसका 10 गुना आप मुझे दे दो। कितना मांगा उसने एक्चुअल प्राइस का? 10 गुना। लेकिन जो हेंज है उसने कह दिया मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, दूं कहां से। अब हेंज अपने घर वापस गया। हेंज देखो कि रात को आता है। देखो ये हेंज खड़ा है, आप लोगों को जब ये फोटो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, देखो ये हेंज देखो मुस्कुरा रहा है कि भाई वाह रात हो चुकी है। और ये मेडिकल स्टोर में घुसा और उसने मेडिकल स्टोर में कर ली चोरी। और चोरी करने के बाद में ये आया और वो दवाई इसने ले जा करके दे दी अपनी पत्नी को। ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब ये कहानी सुनाने के बाद जो कोहलबर्ग था उन्होंने क्या किया कि बच्चों के सामने दुविधा उत्पन्न की, क्वेश्चन किए। तो हम कहते हैं इसे हेंज डिलेमा।
आपसे पूछा जाएगा कि हेंज डिलेमा कौन से साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से रिलेटेड है। आप इसे कहेंगे हिंदी में हेंज दुविधा। यानी बच्चों के सामने क्वेश्चन किए स्टोरी सुनाने के बाद, अब जब बच्चों के सामने क्वेश्चन किए गए, उस क्वेश्चन से बच्चे दुविधा में पड़े, तो बेटा इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए बच्चों ने क्या किया, सोचा। बच्चों ने जो सोचा उसको कहा गया नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। और तर्क सभी बच्चों के क्या होंगे, स्टेज के अनुसार अलग अलग होंगे। सेम एज कैटेगरी के बच्चों के लॉजिक सेम होंगे और अलग एज कैटेगरी के बच्चों के लॉजिक अलग होंगे, ठीक है। और उसके बाद सभी बच्चों ने क्या दिया होगा, रिस्पॉन्स दिया होगा। अब आप लोग ने ये बताओ, यहां तक की जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, एवरीथिंग इज क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? नोट कर लिया आप सभी ने जो कुछ भी मैंने यहां तक बताया? और भाई गर्मी हो चुकी है, पानी पीते रहिएगा। ठीक है, किरण, हर्षित, वर्षा, अनीता, वेरी गुड। पानी अपने पास रखा करो, कोशिश किया करो दिन में 5-6 लीटर पानी पीने का। प्रभात, हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू संजीव। कोलकाता में तूफान आया हुआ है। ये लास्ट में पारुल बघेल, आप खुद बताओगे कि चोरी करना सही था या गलत था। पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप खुद बता दोगे। मुजफ्फरपुर में भी तूफान आने वाला है, तो भाई ये दिल्ली में भी पहुंचेगा ये तूफान। तो ओडिशा में भी, अरे ये क्या हो गया है पूरी दुनिया को, जब से ये 2020 शुरू हुआ है सब कुछ भाई एकदम से इधर का उधर नई नई समस्याएं निकल करके आ रही हैं। झारखंड में भी चलो, अनुराग कह रहे हैं काल आ गया है, देखा जाएगा बेटा जो आएगा। फिलहाल तो पढ़ाई कर लें, सीटेट पास कर लें। अरे अगर कुछ हुआ भी कभी जीवन में तो एक शांति तो रहेगी कि मरने से पहले सीटेट तो पास था, क्या पता उसके बाद ही जॉब मिल जाए। ये तो मजाक की बात हुई बेटा, जो है जीते जी है, अपना ख्याल रखिए। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए अब पढ़ाई कर लें, थोड़ा गैप आप लोगों को मिल गया, बड़े खुश हो जाते हैं इधर उधर की बातें करके बीच में। चलिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाते वक्त। अब थोड़ी देर टाइम, उसके बाद फिर दोबारा बातचीत करेंगे। तो साथियों देखिए, अब जो ये मॉरलिटी होती है ये आखिरकार होती क्या है, इसे समझिएगा। नैतिकता, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के बीच में अंतर करना। एक बच्चा है, जिस बच्चे की उम्र है बेटा अभी 1 साल, 1 ईयर, उन बच्चे की जो माँ है उन्होंने अब 1 साल के बाद जॉब पर जाना शुरू कर दिया है, और बच्चे की जो माँ है वो टीचर है। अब आप लोग जो बताइए कि उस बच्चे के घर में जो ये बच्चा है, इसके घर में उस बच्चे के पापा भी हैं,
उसके दादा दादी भी हैं, बच्चे के जो पापा दादा दादी हैं और माँ हैं, उनकी नजर से माँ का जॉब पर जाना सही है। क्यों? जब पैसे नहीं होंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कहां से गुजारा होगा। लेकिन बच्चे की नजर से माँ का जॉब पर जाना कैसा है? गलत। एक्टिविटी एक हो रही है, उस एक्टिविटी पर दोनों का नजरिया अलग। कारण क्या है कि बच्चा उस लेवल की चीजें अभी सोच ही नहीं सकता। क्रिया वही, बच्चे की नजर से माँ का जॉब पर जाना गलत और बाकी लोगों की नजर से माँ का जॉब पर जाना सही। तो इसी तरीके से आप लोगों को आज इस थ्योरी में समझना है कि हर एक स्टेज पर सभी का जो सोचने का ढंग होता है वो एक जैसा नहीं होता। अलग स्टेज, अलग एज कैटेगरी में हम लोगों का सोचने का ढंग भी अलग होता है। अगली बात, जितने भी साथियों हमारे वैल्यूज होती हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जो भी कायदे कानून नियम होते हैं, वो हमारे समाज के होते हैं। ठीक है, तो हम जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज की कुछ ना कुछ परंपरा होती हैं, उस समाज के कुछ नियम होते हैं। तो देखिएगा, अब जो कोहलबर्ग साहब हैं, उन्होंने बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर मोरलिटी के कुछ लेवल बताए हैं। लेवल को आप कहोगे स्तर और स्टेजेस को आप कहोगे अवस्थाएं। हिंदी में बता दिया है, याद रखिएगा बेटा। जो लेवल होते हैं वो होते हैं टोटल 3, जो स्टेज होती हैं वो होती हैं टोटल 6। सभी पॉइंट्स बताऊंगा, भागना मत, ना मैं भागने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टोटल जो लेवल है वो कितने बताए गए हैं। हर एक चीज बताऊंगा। एज आप लोगों के मन में आ रही होगी, सर कहां पर कौन सा होता है, वो भी बताऊंगा, बस आप पढ़ने पर ध्यान रखो। 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता की 3 स्तर। सबसे पहला आता है प्री कन्वेंशनल लेवल, हिंदी में आप कहोगे पूर्व परंपरागत स्तर। जैसे बताऊं वैसे सुन लेना, ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर, ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं। सेकंड परंपरागत स्तर। थर्ड उत्तर परंपरागत स्तर। बेटा जो पूर्व शब्द है उसका मतलब होता है पहले, और जो उत्तर शब्द है उसका अर्थ होता है बाद में। ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लो। परंपरा किसकी होती है? किसी न किसी समाज की होती है, ये तो सभी मानते हो। सभी का समाज अलग, सभी की परंपराएं भी अलग। तो जो आप लोगों का लेवल नंबर 1 है, इसे एक बार पढ़ना अच्छे से। क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपराओं से पहले का स्तर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फर्स्ट लेवल पर बच्चे को सोसाइटी, समाज की समझ नहीं होती। सेकंड क्या है? परंपरागत, परंपराओं के अनुसार, यानी कि समाज के अनुसार। तो सेकंड लेवल में बच्चा किसके अनुसार सोचेगा? समाज के अनुसार। लेवल नंबर 3 उत्तर परंपरागत, उत्तर यानी बाद में, परंपराओं के बाद में, यानी कि परंपराओं के ज्ञान से अवगत होने के बाद का चरण, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझ चुका है, अब उससे आगे बच्चा किस तरीके से सोचता है, वो वाला स्तर, यानी समाज से आगे बढ़कर, समाज से अलग होकर के सोचने विचारने वाली व्यवस्था। तीनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर है तो बताइए मुझे एक बार। जितना अच्छे से सुनोगे, पूरा ध्यान क्लास में रखोगे, उतने अच्छे से क्लियर होगा। लेवल नंबर 1 की एज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, 4 to 10 ईयर। लेवल नंबर 2 बेटा 10 to 13 ईयर। एंड लेवल नंबर 3 13 to 16 ईयर।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेवल नंबर 1, बच्चा समाज को जानता नहीं है, समाज के क्या कायदे कानून नियम है उनकी समझ नहीं रखता। लेवल नंबर 2, सामाजिक व्यवस्था की समझ रखता है और समाज के अनुसार ही सोच रखता है। लेवल नंबर 3, समाज से अलग सोचना शुरू कर देता है। सामाजिक परंपराओं को समझने के बाद में उसकी चेतना विकसित होती है कि अब समाज में जो गलत चीजें हैं उनको मैं सुधारूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि लेवल कितने थे तो 3 थे, फिर आपसे पूछा जाएगा टोटल स्टेज कितनी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, दोनों में बताऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। 6 स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, 6 स्टेज बताई गई हैं। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों होती है लेवल 1, थर्ड और फोर्थ ये होते हैं लेवल 2, और फिफ्थ और सिक्स होती है लेवल 3। यानी कि एक लेवल की कितनी स्टेज होती हैं? 2 स्टेज होती हैं। लेवल 1 में 2, लेवल 2 में 2, लेवल 3 में भी 2। सीक्वेंस में इनको पढ़ते चलेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आज अपनी क्लास में जिक्र करेंगे यहां पर प्री कन्वेंशनल लेवल का। प्री कन्वेंशनल लेवल हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व परंपरागत स्तर, यानी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था से पहले का स्तर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टेज नंबर 1 बताई गई है। आप इसे सिर्फ पढ़ लोगे ना तो सिर्फ पढ़ने भर से भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन आप लोग कई बार क्या करते हैं ना, पढ़ते भी नहीं है ना। तो पढ़ो एक बार। सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, यानी कि इस स्टेज में बच्चा आज्ञाओं का पालन करेगा, लेकिन किससे बचने के लिए? सजा से बचने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दूं, चलिए देखिए। हमारी ही क्लास का जैसे कि स्टूडेंट है जिसका नाम है आशीष, ठीक है। तो भाई ये आशीष है, ठीक है। आशीष जाता है स्कूल में। किससे जाता है? स्कूल बस से। ये है आशीष की स्कूल बस। को यहीं से शुरू करता हूं कि एक बच्चा है भाई, जिस बच्चे का नाम है आशीष, ठीक है। आशीष जाता है स्कूल में स्कूल बस के द्वारा। उसी बस में एक और लड़की जाती हैं जिनका नाम है सीमा। अब सीमा जो है एक दिन अपनी माँ के, अपनी मम्मी के साथ में आई बस में बैठने के लिए। तो सीमा की माँ ने आशीष को डांट दिया, खबरदार आशीष, आज के बाद अगर विंडो सीट पे बैठा तो। सीमा के माँ ने क्या कहा कि जो विंडो सीट है वहां पर आप किसको बैठने दोगे? सीमा को बैठने दोगे। अब आप एक चीज बताओ, जब इस तरीके की डांट लगेगी तो जो आशीष है वो क्या हो गया? नाराज। आशीष नाराज हो गया तो उसने सीमा और सीमा की माँ से, मम्मी से बोलना बंद कर दिया। तो भाई जब बोलना बंद कर दिया तो जो सीमा की मम्मी थी वो तो गुस्सा हो गई। किस तरीके से भाई, क्यों कर रहे हो? अब जो सीमा की मम्मी थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आशीष की शिकायत कर दी। किस से शिकायत कर दी? आशीष की मम्मी से शिकायत कर दी। और बेटा जब आशीष की मम्मी से शिकायत की तो आशीष की जो माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा आशीष, आप सीमा की मम्मी को, अपनी आंटी को हाय, हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलते हो? आशीष ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे आंटी अच्छी नहीं लगती हैं, उन्होंने मुझे डांट दिया। आशीष की माँ ने बहुत समझाया, आशीष रुका नहीं, आशीष ने कहा माना नहीं। आशीष की माँ ने, मम्मी ने कहा कि बेटा कल से आपको मोबाइल नहीं मिलेगा गेम खेलने के लिए और ना आपको चॉकलेट मिला करेगी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि अगले ही दिन जब आंटी दिखाई दी आशीष को तो उन्होंने पैर भी छू लिए।
नमस्ते किया, हाय हेलो किया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सारी विशेष की और पैर भी छूना शुरू कर दिया। किस वजह से ये हो सका? पनिशमेंट से बचने के लिए। क्या बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? आप खुद बताइए ये बात मुझे कि बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। भाई जिसके भी मोबाइल में चल रही है बफरिंग, बेटा मैं आपको कह दूं कि एक बार इंटरनेट को रिफ्रेश कर लीजिए। और आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी के मोबाइल में बफरिंग हो रही है? तो भाई अगर आप लोगों को बफरिंग का इश्यू आ रहा है तो आप अपना इंटरनेट ठीक बेटा फिर से ठीक कीजिए। तो जो स्टेज नंबर 1 होती है, उस स्टेज नंबर 1 में बच्चा आज्ञाओं का पालन किस वजह से करता है? सजा से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेज नंबर 2 देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज, पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच में आज्ञा पालन की अवस्था। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच में आज्ञाओं का पालन किस स्टेज में करता है? स्टेज नंबर 2 में करता है। इस स्टेज को हम टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहते हैं, नोट कीजिएगा। जैसे को तैसा। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि कोई बच्चा है, उस बच्चे को आपने कहा कि बेटा आप शॉप से, आप दुकान से मेरे लिए दूध ले आओ या फिर चीनी ले आओ या फिर कोई और चीज जैसे कि साबुन ले आओ। कोई छोटी मोटी चीज आपने बच्चे को दे दी लाने के लिए और आपने बच्चे को दे दिए पैसे, रुपये आपने बच्चे को दे दिए। अब बच्चा आपसे पता है क्या कहेगा कि आपने जो रुपये मुझे दिए हैं ये तो 10 रुपये हैं, 10 रुपये में तो आप कह रहे हो वो चीज आ जाएगी, मुझे क्या मिला? इस स्टेज में आप लोग बच्चे को पता है क्या कहते हो? ये लो बेटा 10 रुपये, 8 रुपये की तो वो वस्तु आएगी, वो चीज आएगी, 2 रुपये की आप चीज खा लेना, 2 रुपये का आप अपना मनपसंद का कुछ भी ले आना। और बच्चा भागकर वो काम कर देता है। करता या नहीं करता आप खुद बताइए। तो बच्चे को इस स्टेज पर बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक आप बच्चे को बदले में कुछ नहीं दोगे वो आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम यहां पर कन्वेंशनल लेवल की। बेहद आसान क्लास, कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ आप लोग पढ़ाई में ध्यान रखिए। कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर, इसका आप लोगों का बेटा स्टेज नंबर 3 इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस स्टेज, अच्छे व्यक्तिक संबंध बनाना। इस समय पर जो बच्चा होता है उसके अंदर शेयरिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, सबके साथ में वो अपनी चीजों को शेयर करना चाहता है, बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस वक्त बच्चा जो है वो सोसाइटी का सेंटर पॉइंट बनना चाहता है। वो चाहता है कि सब लोग मेरी ही मान बढ़ाई करें, इसलिए सबके साथ प्यार से रहता है। इसलिए हम इस स्टेज को गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज कहते हैं। कभी भी किसी भी को वो कोई भी चीज अपनी शेयर करने से मना नहीं करेगा और बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए। इस स्टेज में वो क्या चाहता है? सब मेरी मान बढ़ाई करें। ठीक है। स्टेज नंबर 4 देखिए, अथॉरिटी मेंटेनिंग स्टेज, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, मेंटेनिंग का मतलब होता है उन चीजों को बनाए रखना। ठीक है। तो बच्चा इस स्टेज पर जो होता है वो पूरे तरीके से समाज के अनुसार चलता है। बच्चे को ये डर होता है इस समय पर जो समाज के रूल रेगुलेशन, जो समाज की बातें आदि हैं, अगर मैंने उनको ब्रेक किया तो सोसाइटी मुझे खुद से अलग कर देगी।
इस समय पर बच्चा डरता है। किससे डरता है? सोसाइटी से, समाज से डरता है। और समाज के अनुसार बच्चा इस वक्त कार्य करता है कि समाज जो है जैसा कहेगा या समाज ने जैसे नियम अपने बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करके ही हमें जीना चाहिए। और बच्चा कहता है जो सामाजिक कायदे कानून नियम का पालन नहीं करता उसको सामाजिक दंड भी दिया जाना चाहिए। बच्चा इस समय पर क्या कहता है? समाज ही सही है, समाज ही सब कुछ है। स्टेज नंबर 4 में सही और गलत बच्चा किसके अनुसार डिसाइड करेगा? समाज के अनुसार। जो समाज ने सही कहा वो सही, जो समाज ने गलत कह दिया वो गलत। लेकिन जब बच्चा इसे आगे पहुंचता है तो आता है बेटा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, लेवल नंबर 3। इसके अंदर जो आप लोगों की स्टेज नंबर 5 है इसे देखिएगा, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स स्टेज, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था। यानी कि बच्चा इस वक्त जो होता है वो एडोलेसेंस पीरियड में आ चुका है, किशोरावस्था में बच्चा आ चुका है। और यही वो समय होता है जब बच्चे अपने माता पिता को एक बात कह रहे होते हैं, शायद आप में से भी किसी ने सुना होगा कहते हुए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, जरूरी नहीं है कि जो काम आपने अपने समय पर किए थे वही काम आज हम भी करें। हो सकता है कोई बात आपके समय पर सही रही हो, लेकिन ये आज का जमाना है, ये हमारा जमाना है, ये हमारा समय है। आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज के माहौल के अनुसार हम अपनी जिंदगी जीना पसंद करेंगे। इस तरीके की बातें सुनते हो या नहीं सुनते हो? क्यों ऐसा बच्चा क्यों करने लगता है? उसके पीछे कारण क्या है? तो बेटा उसके पीछे कारण ये है कि जो बच्चा होता है वो स्टेज नंबर 5 में आने के बाद व्यक्तिगत अधिकारों की ज्यादा बात करने लगता है, इंडिविजुअल राइट्स। सोसाइटी के साथ में वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है, सोसाइटी के जो कायदे कानून नियम है उनको वो जानता है, लेकिन उनके अलावा वो इंडिविजुअल राइट की भी बात करता है। वो कहता है कि जो मेरी सोसाइटी है वो मुझे मेरे अनुसार आगे बढ़ने से रोकेगी तो मैं सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा। वो कहने लगता है सोसाइटी को खुद के रूल रेगुलेशन आदि में क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। बच्चा इस वक्त समाज के अंदर बदलाव की मांग करने लगता है। याद रखिएगा इस स्टेज का सबसे खास पॉइंट, क्योंकि बच्चे के अंदर इस समय पर क्या आ चुकी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बच्चा सभी समस्याओं का समाधान खुद से कर सकता है। अगली चीज बच्चे में इस वक्त क्या आ चुकी है? इस समय पर जो बच्चा होता है बेटा वो डिसीजन मेकिंग हो जाता है, वो अपने सभी डिसीजन खुद। अगर लाइफ एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आती। चोरी करना सही था, गलत नहीं था, क्योंकि पैसे तो बाद में ही दे दिए जाते। तो जो स्टेज नंबर 6 पे बच्चे थे वो मानवता की बात करते हैं, वो किसी व्यक्तिगत अधिकारों की, किसी सामाजिक नियमों की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि सभी को मानवता को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और जो बच्चे स्टेज नंबर 1 पे थे वो क्या कहते थे? चोरी करके गलत किया। क्यों? क्योंकि क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। आज आप लोगों को बेटा जिन जिन को भी बफरिंग हुई है, आप याद रखिएगा कि आप लोगों का जो सिस्टम है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी। 6 पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, ठीक है, ध्यान से उसे देखिएगा। जब बच्चा स्टेज नंबर 6 पर पहुंचा तो स्टेज नंबर 6 पे पहुंचने के बाद में जो बच्चा है उसने ह्यूमैनिटी की बात की, मानवता की बात की। बच्चे ने कहा लाइफ इज एवरीथिंग। जिंदगी जो है वो दोबारा लौट के नहीं आ सकती, पैसे तो बाद में भी दिए जा सकते थे। बच्चे ने यहाँ पे किसी व्यक्तिगत अधिकार की बात नहीं की है कि सब अपने बारे में सोचें या सब समाज को सही माने। बच्चे ने स्टेज नंबर 6 में कहा
मानवता धर्मस्य, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चोरी करना स्टेज नंबर 6 पे जो बच्चे थे उन्होंने क्या कहा, सही है, गलत नहीं था। तो आई होप आज की क्लास में जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। जैसे स्टेज नंबर 1 पे बच्चा कहता है चोरी करना गलत था क्योंकि सजा मिलती। स्टेज नंबर 2 पे बच्चा कहता है चोरी करने के बदले में उसे कुछ देना चाहिए था, यानी कि दवाई वो ले लेता, अपना कुछ घर वगैरह उसको बेच देता, अदले बदले की बात। तो आप सभी साथी कनेक्ट करना सीखिए सभी पॉइंट्स को, ठीक है। बाकी आप सब साथी मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे मैं आपको मिल जाऊंगा। आप ग्रेडअप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब आप अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे मैं आप लोगों को वहां भी मिल जाऊंगा। चलिए अब अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। सेकेंड स्टेज में जो बच्चा होता है वो आज्ञाओं का पालन करता है ताकि उसको बदले में कुछ मिले। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस स्टेज की कमियों के बारे में कि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो बेटा इसके अंदर जो कमियां थी वो ये थी कि इसके अंदर भेदभाव किया गया, सिर्फ बॉयज पर स्टडी की गई, गर्ल्स इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। सिर्फ अमेरिकन सोसाइटी से रिलेटेड बच्चों की थिंकिंग का पता चलता है, बाकी जो इंडियन कल्चर है या दूसरी कंट्रीज के कल्चर है वहां के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वहां का समाज अलग है, यहाँ का समाज अलग है और समाज के अनुसार बच्चे की थिंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो स्टेज है यहाँ पर आप लोगों को बताई गई वो टोटल 6 हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हीं स्टेजेस पर वो चीजें दिखाई दें। कभी ये सब चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे भी दिखाई दे जाती हैं। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई वो आप लोगों के समझ में आई होंगी और आप लोग अपने टीचिंग एग्जाम्स को इस थ्योरी के थ्रू क्रैक कर पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए हम अगली क्लास में मुलाकात नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा।